नमस्कार। संसद की कार्यवाही मतलब पार्लियामेंट की वर्किंग कभी-कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? लेकिन इसके पीछे असल में कुछ बहुत ही साफ सुथरे नियम हैं। तो आज हम संविधान के आर्टिकल 101 से 111 को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कोई सांसद अपनी सीट कैसे खो सकता है और कैसे एक छोटा सा आइडिया पूरे देश का कानून बन जाता है। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नियम क्या हैं? और दूसरा, एक बिल एक कानून बनने का सफर कैसे तय करता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, इससे पहले कि हम कानून बनाने के प्रोसेस को समझें, ये जानना जरूरी है कि जो लोग ये कानून बनाते हैं, यानी हमारे एमपीज, उनके लिए खुद क्या नियम कायदे हैं। तो सवाल उठता है कि एक एमपी की सीट खाली कब हो जाती है। आर्टिकल 101 में इसके कुछ कारण दिए गए हैं। जैसे कोई भी एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं हो सकता, या फिर पार्लियामेंट और किसी स्टेट की विधानसभा दोनों का मेंबर नहीं रह सकता। और एक बहुत ही दिलचस्प नियम यह है कि अगर कोई एमपी बिना परमिशन के 60 दिनों से ज्यादा सदन से गायब रहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। मतलब किन वजहों से एक सांसद को हटाया जा सकता है। कुछ वजहें तो बिल्कुल सीधी हैं, जैसे कि अगर कोई दिमागी तौर पर ठीक ना हो या फिर किसी और देश की नागरिकता ले ले। एक बहुत जरूरी कारण है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना। सीधे शब्दों में कहें तो कोई ऐसी सरकारी पोस्ट लेना जिससे सैलरी या फायदा मिलता हो। इसके अलावा पार्लियामेंट खुद भी कानून बनाकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो ये फैसला लेता कौन है? प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। जब भी किसी सांसद के डिस्क्वालिफिकेशन पर सवाल उठता है तो आखिरी फैसला भारत के राष्ट्रपति का होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, राष्ट्रपति ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की सलाह के आधार पर ही लेते हैं। और अगर कोई इन नियमों को ना माने तो मान लीजिए कोई डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी पार्लियामेंट में बैठता है या वोट करता है, तो आर्टिकल 104 के हिसाब से उसे इसके लिए जुर्माना यानी पेनल्टी भरनी पड़ती है। अब बात करते हैं सांसदों को मिलने वाले कुछ खास अधिकारों की। सबसे बड़ा अधिकार तो है सदन के अंदर कुछ भी बोलने की आज़ादी। वहां कही गई किसी भी बात के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और एक और अनोखी बात, एमपीज अपनी सैलरी और भत्ते तय करने के लिए खुद ही कानून बनाते हैं। तो ये तो हुई सांसदों से जुड़ी बातें। चलिए अब इस चर्चा के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। आखिर एक बिल कानून बनता कैसे है? ये एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। सोचिए, अगर लोकसभा किसी बिल को पास कर दे लेकिन राज्यसभा उस पर राजी ना हो तो क्या होगा? क्या वो बिल वहीं अटक जाएगा? नहीं, हमारे संविधान में इसका भी एक रास्ता है। आर्टिकल 108 में अगर दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर मामला फंस जाता है, जिसे डेडलॉक कहते हैं, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ मीटिंग यानी एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, जब दोनों हाउस एक साथ बैठेंगे तो मीटिंग को हेड कौन करेगा? राज्यसभा का चेयरमैन या लोकसभा का स्पीकर? तो याद रखिए, यह भी एक जरूरी सवाल है और इसका जवाब है लोकसभा के स्पीकर। इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता वही करते हैं। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। पार्लियामेंट में आने वाले सारे बिल एक जैसे नहीं होते। कुछ बिल बहुत स्पेशल होते हैं और उनके लिए नियम भी बिल्कुल अलग होते हैं। हम बात कर रहे हैं मनी बिल की, जिसे धन विधेयक भी कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका लेना देना सीधे सीधे पैसे से होता है। जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, सरकार को कर्ज लेना हो या देश के सरकारी खजाने से पैसा निकालना हो। तो फिर ये कैसे तय होगा कि कोई बिल नॉर्मल बिल है या मनी बिल? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास होती है और उनका फैसला फाइनल होता है। उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस स्क्रीन पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल बिल किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, लेकिन मनी बिल वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। राज्यसभा एक नॉर्मल बिल को बदल सकती है, रोक सकती है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ 14 दिनों के लिए रोक सकती है और कुछ सुझाव दे सकती है। लोकसभा चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। और तो और, राष्ट्रपति भी मनी बिल को दोबारा सोचने के लिए वापस नहीं भेज सकते। अब आता है कानून बनने की प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो उस पर अपनी सहमति दे दें और बिल कानून बन जाए। दूसरा, वो सहमति ना दें
और तीसरा, वो बिल को वापस पार्लियामेंट के पास सोचने के लिए भेज दें। हाँ, पर ये तीसरा ऑप्शन मनी बिल के केस में लागू नहीं होता। तो चलिए अब फटाफट से उन जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत काम की हैं। एक तरह से ये पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये टेबल याद रखने के लिए बहुत अच्छी है। बस मेन आर्टिकल्स पर ध्यान दीजिए। 101 मतलब सीट का खाली होना, 102 मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, 108 मतलब जॉइंट सिटिंग, 110 में है मनी बिल की परिभाषा और 111 में राष्ट्रपति की सहमति। और अगर आपको सब कुछ भूलकर सिर्फ सबसे जरूरी बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। मनी बिल पर आखिरी फैसला स्पीकर का। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बिल पर आखिरी मोहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की। और एक एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। ये पॉइंट्स सबसे जरूरी हैं। चलिए जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। संविधान ने तो हमें एक कानून बनाने का एक पूरा प्रोसेस दे दिया है, लेकिन क्या सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो कर लेने से कोई कानून सच में असरदार हो जाता है? या फिर किसी कानून को जमीन पर कामयाब बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।